नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं आपका शिक्षक, आपका मेंटोर आचार्य ऋषि। और आज बात लोक सेवक बनने की, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, पीसीएस बनने की, डीवाईएसपी बनने की, एक ऐसे पद पर नौकरी प्राप्त करने की जो न केवल देश सेवा में अपना योगदान देता है बल्कि पद, प्रतिष्ठा, मान, गौरव में एकमात्र पद है। नौकरियां तो बहुत सारी हैं बेटा, लेकिन जब बात रुतबे की हो, जब बात मान प्रतिष्ठा की हो, जब बात सर्वोच्च पद पर बैठकर देश के व्यवस्था को सुधारने हेतु नीतियां बनाने की हो, तो एकमात्र नौकरी, एकमात्र व्यवस्था निकलकर सामने आती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की, जिसे लोक सेवा कहते हैं। आज बात इसी लोक सेवा की, आज बात इसकी कि आप भविष्य में अपने भावी जीवन में अपनी उम्मीदों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आज ही से कैसे परिपक्व हो सकते हो, कैसे तैयार हो सकते हो, कैसे उस पथ पर एक एक कदम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कहा जाता है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदुओं के, बूंदों के क्रम से गिरने से घड़ा भरता है। यदि वे बूंद से ना गिरे तो घड़ा व्यवस्थित रूप से नहीं भरेगा। अर्थात शिक्षा प्राप्त करनी है तो स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़ना पड़ता है अपने लक्ष्य की ओर। उछल कर कूद कर नहीं पहुंच सकते, इसलिए एक माइंड मैप बनाना पड़ता है, एक लाइफ मैप बनाना पड़ता है और जीवन कैनवस पर वो सुंदर आकृतियां उकेरनी पड़ती हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचाएं, व्यवस्थित पहुंचाएं और आपके जीवन में कोई धोखा ना हो। आप उस पद, प्रतिष्ठा, मान के साथ सिविल सेवा की नौकरी प्राप्त कर सकें और देश सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। ठीक है, तो आज बात करेंगे लोक सेवा परीक्षा की। बेटा, हमारे उत्तर भारत में लोक सेवा परीक्षा को एक रुतबे के तौर पर देखा जाता है, आप सब जानते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, ये भी आप जानते हैं। एक तो बेटा यूपीएससी की परीक्षा होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपीएससी का फुल फॉर्म है, हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब यूपीएससी जो एग्जाम कराती है बेटा, वो पैन इंडिया कराती है, अखिल भारतीय परीक्षा होती है, पूरे भारत में एक साथ ऑर्गेनाइज होती है। जो लोग इसमें चुने जाते हैं वे पूरे भारत में अपनी सेवाएं देते हैं, किसी एक क्षेत्र में नहीं देते हैं। अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नौकरी है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेट एग्जामिनेशंस। स्टेट एग्जामिनेशंस में कौन कौन से हैं? जैसे आपका यूपीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीएससी हो गया, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सीजीपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आपका आरपीएससी हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारी बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी जो परीक्षाएं हैं और भी तमाम हैं, जैसे एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला की है, असम की है, पश्चिम बंगाल, हर जगह स्टेट सेवाएं होती हैं। उन सबको हम स्टेट एग्जाम्स के अंतर्गत रखते हैं। यूपीएससी सेंट्रल की परीक्षा है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफओएस, आईएफएस आदि बनते हैं। और स्टेट एग्जामिनेशंस में एसडीएम बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं। और अगर मैं यूपीपीसीएस की बात करूं तो यूपीपीसीएस में जीआईसी का जो प्रिंसिपल होता है, या डाइट का जो लेक्चरर होता है, या फिर आपका जो वीडियो है, या फिर आपका जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, या डीआईओएस है, सब इन्हीं के परीक्षाओं के अंतर्गत होते हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो आप आज एक रोड मैप बनाएंगे कि आज से आप किस प्रकार अपने जीवन का एक उचित समय देकर, वो समय 15 मिनट भी हो सकता है बेटा, और वो समय 1 घंटे भी हो सकता है। कहा जाता है कि यदि आप किसी विधा को सीखने हेतु अपने दिन का 15 मिनट, रोज 15 मिनट केवल साल भर देते हैं, तो आप उस विधा में विश्व के 30% लोगों में आ सकते हैं। अर्थात सर्वोत्कृष्ट 30% लोग जो उस विधा के माहिर हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा समय जीवन से निकालें और उन दीवालों पर कीले ठोकें जो हमारे भविष्य के वेतान पर एक बहुत सुंदर आकृति उकेरने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के बारे में।
हम सबसे पहले यूपीएससी की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी में इतनी नौकरियां होती हैं, आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा ही हो गई। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा हो गई तो आराम से पढ़ लेना, ठीक है। इनमें 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं बेटा, एक अखिल भारतीय सेवाएं, एक ग्रुप ए की सेवाएं और एक ग्रुप बी की सेवाएं। अब ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात ऐसी सेवाएं जिनमें सिलेक्टेड लोगों को पूरे भारत में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। किस लिए? लोक व्यवस्था को सुधारने के लिए। वो लोक व्यवस्था कैसी हो? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पुलिस की हो या वन की हो। IFOS, आप ध्यान रखो, एक शब्द है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, वो अलग है, वो ग्रुप ए की सेवाओं में आता है। यह है IFOS, वन सेवा। आपने देखा होगा बहुत संरक्षित क्षेत्र हैं वनों के हमारे देश में, और उनके पूरे संचालन हेतु एक जो सिंगल व्यवस्था है, एक सिंगल बॉडी है, वो IFOS की नियुक्ति करती है, और इसका चुनाव भी कौन करता है? यूपीएससी के माध्यम से होता है। एक जो सबसे बड़ी जानकारी आपको आज ही से जान लेनी है, यदि आप IAS बनना चाहते हो, और मुझे पता है कि आप बनना चाहते हो, कि इस एग्जाम का नाम क्या है। वैसे तो यूपीएससी एनडीए का भी एग्जाम करवाती है, यूपीएससी सीडीएस का भी एग्जाम करवाती है, लेकिन जो आपका यूपीएससी का एग्जाम लोक सेवा के लिए होता है, उसका पूरा नाम है यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएससी अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जब आपकी नोटिफिकेशन आती है तो इसी नाम से आती है, यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग लोक सेवा परीक्षा। अब ये सारी सेवाएं हैं जिसमें भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, IRS भी आपने बहुत बार सुना होगा, ITS भी सुना होगा। मुख्यतः आपने ये दोनों बहुत ज्यादा सुनी होंगी, IFS बहुत ज्यादा सुनी होंगी। भारतीय वन सेवा के बारे में कम लोग सुनते हैं, क्योंकि वो समाज से थोड़ा अलग की सेवा है। वनों में रह करके वनों के नियंत्रण हेतु, उनके संचालन हेतु एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां संरक्षित क्षेत्र हैं, तो वे IFOS के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बहुत रुतबे वाली सेवा ये भी है। और उसके बाद ग्रुप बी की सेवाओं में दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सिविल सेवाएं, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पुलिस सेवाएं। अब ये क्या है? अंडमान निकोबार, दिल्ली और ये सब बेटा ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों हेतु कौन एग्जाम कराएगा? केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र द्वारा शासित, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शासित। तो जाहिर तौर पर उनको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे सिविल सेवाओं से वो एक ऐसे व्यक्ति को चुन सकें जो दिल्ली में, अंडमान निकोबार में या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं वहां डिप्लॉय किए जा सकें, वहां नियुक्त किए जा सकें, और वे केंद्र की ओर से उन क्षेत्रों के लोक व्यवस्था का संचालन कर सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इनको आप पढ़ लो, लेकिन हमें इन पे बात नहीं करनी। ये सारी हैं। आप जब यूपीएससी की परीक्षा देते हो बेटा, तो जो आपकी मेंस क्या है आगे बताऊंगा, और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, ठीक है, इसके आधार पर जो आपकी मेरिट बनती है, यानी जो आपकी कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ के आधार पर यह पता चलता है कि आपको इनमें से कौन सी नौकरी मिलेगी, ठीक है। आपसे जब फॉर्म भरवाया जाता है तो आपसे इनकी श्रृंखलाएं पूछी जाती हैं कि किन श्रृंखलाओं में आप चाहते हो कि आपको IAS मिले, IAS नहीं मिला तो फिर क्या मिले, वो नहीं मिला तो फिर क्या मिले, अर्थात कट ऑफ अगर नीचे जाती रही तो आप किस श्रृंखला में, किस श्रेणी क्रम में नौकरियां चाहते हो, ये सब आपको खुद भरना पड़ता है। इस सारी चर्चाएं होंगी। तो अब हमने जान लिया क्या, यूपीएससी सीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एक परीक्षा है जिसके अंतर्गत इतनी एग्जाम आते हैं। लेकिन हमारा काम यहां नहीं खत्म होता है, हमारा काम यहां खत्म होता है। हम उत्तर भारतीयों को रौले में बड़ा आनंद आता है, भौकाल में, प्रतिष्ठा में, कि चचा विधायक रहें और भाई साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहें, IAS रहें, जो भी रहें, रुतबे वाला भौकाल होना चाहिए। तो उसके लिए लोक सेवा परीक्षा, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये अखिल भारतीय सेवाएं मुख्य रूप से कंसीडर की जाती हैं। और एक ग्रुप ए की लोक सेवा है IFS। कुछ लोग IRS को भी मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि IRS वगैरह जो सेवाएं हैं वो ऑफिस तक सीमित होती हैं। IRS कभी आपके समाज में नहीं उतरता, ठीक है। कहां नहीं जाता? समाज में नहीं जाता। समाज में कौन जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक IAS, आप जानते हो जिलाधिकारी का आवास होता है, कितना बड़ा होता है। हर जिले में जाओ, जिलाधिकारी का आवास देखो। पहली बात तो बहुत बड़े एरिया में होगा, उसके बाद जंगल होगा, जंगल के बीच में घर होगा, घूमने के लिए बेटा उनके मॉर्निंग वॉक के लिए पाथ बने होंगे, ठीक है। एक राजा की तरह वो लोग रहते हैं। ऐसे ही जो आपके जिले का SP होता है,
पूरे जिले का जो पुलिस व्यवस्था है उसके अंडर में होती है। वो पुलिस जो नियम कानून का पालन करवाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए आपके जिले में नियुक्त होते हैं, वो इस व्यक्ति से आदेश प्राप्त करते हैं। तो सोचो क्या रुतबा होगा जिसके अंडर में 50,000 60,000, एक आर्मी जिसके अंडर, एक सेना जिसके अंडर में हो, वो चलता हो तो लोग उसके खातिरदारी के लिए, सामान्य लोग नहीं, एसआई, एसओ, सीओ सब लोग तैयार रहते हो, डीवाईएसपी दौड़े रहते हो जिसके आगे पीछे, वो है आईपीएस। उसके बाद भारतीय वन सेवा आती है। भारतीय वन सेवा आईएफओएस जो होता है वो संरक्षित क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया, वनों के संरक्षित क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और इनका भी बहुत, इनके अंदर पास बहुत पावर होती है, इनको भी व्यवस्थाएं मिलती हैं। जंगल में भी पुलिस बल होता है, तो उस पुलिस बल को मैनेज करना, सारी चीजें करना, इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत काम इनके पास होता है। अब क्योंकि आईएफओएस समाज के अंतर्गत अंदर नहीं रहते, जंगलों के आसपास का उनका क्षेत्र होता है, तो इनका जो रुतबा है वो उसी के आसपास होता है, लेकिन फिर भी काफी रुतबे वाले लोग हैं। एक और सेवा है आईएफएस की, समाज में तो ये भी नहीं रहते, लेकिन समाज का कहीं पर क्या करते हैं, कहीं पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जो एक देश होता है बेटा, तो वो अन्य देशों में अपना दूतावास खोलता है। जैसे मान लो ये हम भारतीय हैं, भारत देश के निवासी हैं, तो अमेरिका में हमारा एक दूतावास होगा और वहां पर भारतीय प्रतिनिधि रहेंगे जो भारत की ओर से अमेरिका से बातचीत करेंगे। कोई बात है, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना है, कोई ट्रिटी होनी है, उस पर चर्चा करनी है, तो ये हमारी तरफ से बात करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आजकल आप न्यूज में देखते होंगे, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पूरे विश्व में उनकी धूम मची हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि वो इतना सटीक आंसर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे किसी ने पूछा था कि वेस्ट वालों को क्या सीखना चाहिए, तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि अच्छी अंग्रेजी बोलनी सीखनी चाहिए। अब वो आदमी पश्चिमी देशों को अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है, जहां कहा जाता है कि जहां से अंग्रेजी की पैदा हुई भाषा। तो वो जो उनका ज्ञान है, जो उनकी समझ है, वो कहां से आती है, वो इस सेवा से आती है। वे भारतीय विदेश सेवा के एक कर्मचारी थे, आईएफएस उन्होंने क्वालिफाई किया और वो दूतावास में नियुक्त हुए। वो अमेरिका में भी रहे, ज्यादा समय उन्होंने चीन में बिताया। एस जयशंकर को चीनी भाषा भी आती है। चीनी भाषा को क्या कहते हैं, मैंड्रिन कहते हैं। तो चलो, अब आपके सामने अखिल भारतीय सेवाओं की ये 4 सेवाएं हैं। सभी लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस और आईएफएस, इनका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखोगे और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताओगे कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने अपने जीवन के लिए क्या चुना है। ठीक है, हम पूरे पहले परीक्षाओं के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम इस तरीके पर बात करेंगे कि आज से आपको कैसे इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि हमने ये तो जान लिया कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सीएससी क्या है, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि परीक्षा कैसे देनी है। भैया केवल फुल फॉर्म याद करने से थोड़ी ना काम चलेगा, परीक्षा सीखना पड़ेगा देना ना भाई। तो चलो सीखते हैं, चलो बताते हैं तुमको कि राजा बनने का तरीका क्या है। क्योंकि आपको पता है, सांसद विधायक तो ठीक है, सरकारी अमला है, सरकारें हैं, वो 2 धड़े होते हैं एक देश में। जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ कहा जाता है संसद के 3 मुख्य अंग हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जज हैं। तो आपको लॉ पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में जाने के लिए, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो एक अलग फील्ड है। फिर आ गया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो अब व्यवस्थापिका में कौन लोग आते हैं, यही लोग आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ये आईएएस, ये आईपीएस, ये सब व्यवस्थापिका के अंग हैं। कार्यपालिका सरकारें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारा जो अमला है ये कार्यपालिका में आता है, ये नीतियां बनाते हैं और व्यवस्थापिका के लोग नीतियों को इंप्लीमेंट करते हैं। आपको पता है जो प्रधानमंत्री होता है उसका भी मुख्य सचिव आईएएस ही होता है, अर्थात इस देश का कोई भी सरकार का व्यक्ति जो मुख्य पद पर बैठा है, वो अपने नीति नियमन हेतु, वो अपने विचारों को बनाने हेतु, वो अपनी स्पीच को लिखने हेतु, वो अपने द्वारा सोची गई एक लाइन को जनता के बीच पहुंचाने से पहले एक आईएएस से वेरीफाई करवाता है। ये औकात है एक आईएएस की। तो समझो कि तुम किस परीक्षा की बात कर रहे हो। ठीक है, कहने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन सब जानते हैं कि राजा कौन है, तुम भी, हम भी और ये देश भी। तो क्यों ना राजा बनने के लिए मेहनत की जाए, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक परीक्षा पैटर्न है, एक व्यवस्था है, और आपके पास वो समय है जो आपको उस व्यवस्थित बिंदु तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी का समय देता है।
और मार्गदर्शक के लिए मैं हूं, जो मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा तक आपको कैसे पहुंचना है। यूपीएससी सीएससी 3 चरणों में बेटा ये परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर लेते हो तब आप मुख्य परीक्षा देते हो, मुख्य परीक्षा पास कर लेते हो तो साक्षात्कार देते हो। अब आप कहोगे कि सर प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है, साक्षात्कार क्या है, तो आओ इसको समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। बेटा प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स जिसे कहा जाता है, इसके 2 पेपर होते हैं। आप जब यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरते हो जो फरवरी मार्च के आसपास आता है, तो आपकी एक डेट होती है जो मुझे लगता है मई या जून में आपका एग्जाम होता है, और उसमें एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह एक शाम। सुबह पेपर होता है सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न पत्र, और शाम को होता है आपका सीसेट का। ठीक है, सामान्य अध्ययन के पहले पेपर में बेटा 100 प्रश्न होते हैं, ये 200 अंक के होते हैं, अर्थात 2-2 नंबर का एक प्रश्न, 2 घंटे का पेपर होता है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है, एमसीक्यू। ठीक है, और आपको ओएमआर सीट मिलती है, उसमें भरना होता है। इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमी, पर्यावरण, ये सारे विषय इसके महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। हम आगे बात करेंगे कि किन विषयों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद शाम को जो आपका बेटा सीसेट का पेपर होता है, उसमें 80 प्रश्न होते हैं। ये 80 प्रश्न भी 200 नंबर के होते हैं, और ये भी 2 घंटे के होते हैं। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है। क्या है, इनको केवल क्वालिफाई करना है। कितने प्रतिशत नंबर लाके, इस 200 का 33% लाकर आपको इसे क्वालिफाई कर लेना है। और जब आप इस सीसेट वाले पेपर में 33% पा जाओगे, तब आपका ये वाला पेपर चेक होगा। ठीक है, आप जानते होगे क्वालिफाइंग का क्या अर्थ होता है, कि जब आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे, सबसे पहले आपका सीसेट चेक होगा, उसमें क्वालिफाई हो तो पहला पेपर चेक होगा। उसके बाद इन 200 अंकों के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, कट ऑफ में सीसेट का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, यह केवल क्वालिफाइंग है। आपकी कट ऑफ 200 अंकों के आधार पर बनेगी, और इस कट ऑफ के आधार पर यह चयन होगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए या नहीं। आप इसमें क्वालिफाई कर गए तो फिर आप मुख्य परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा में बेटा आपके लिखित प्रश्न होंगे, आपको लिखना होगा वहां पर। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, तो ये सारी सारणी मैंने बना दी है, 1 2 3 और 4 3 7 7 2 9 9 पेपर बेटा टोटल आपके होते हैं। 9 पेपरों में क्या क्या है, 9 पेपरों में आपको समझना है कि मैं एक एक पेपर की बात बताऊंगा। जो पहला और दूसरा पेपर होता है बेटा, पहला और दूसरा पेपर, ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, अब देखो मैंने तुमसे बताया कि प्रीलिम्स में तुम्हारा सीसेट वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, और उसके क्वालिफाई करने पर आपका जो पहला पेपर है वो चेक होता है, और फिर आपकी कट ऑफ बनती है। मेंस में भी यह व्यवस्था है, मेंस में भी आपका पहला और दूसरा पेपर, पहला पेपर क्या है, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा। आपको पता है संविधान में एक 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो यूपीएससी कहता है कि हमारे, एक चीज आप समझ लो, जब भारत का संविधान बना तो भारत में भारत की राजभाषा हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट किया गया। लेकिन फिर यह हुआ कि पूरा भारत हिंदी नहीं बोलता, तो दक्षिण भारत के लोगों ने उसके लिए विद्रोह कर दिया। आप में से जिन लोगों ने, बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा, जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश वो पहला प्रदेश है जो भाषा के आधार पर बना। क्यों? क्योंकि हिंदी सभी लोग नहीं बोलते थे, दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं बोलते थे। तो संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी को सह राजभाषा बना दिया। सह राजभाषा, अंग्रेजी क्या है, सह राजभाषा है। ठीक है, सह राजभाषा, और हिंदी राजभाषा है। ये दोनों आज भी हैं। तो पेपर 1 जो आपका होगा वो 8वीं अनुसूची में शामिल कोई एक भाषा का होगा। अब पूरे भारत में इतने राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी एक लोकल लैंग्वेज है। जैसे उत्तर भारत की हिंदी है, असम की असमिया है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है, गुजरात की गुजराती है, केरल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम है,
तो ये भाषाएं हैं। अब अगर किसी से कह दिया जाए कि भैया सभी लोग हिंदी का पेपर दो, तो सब तो नहीं दे सकते, सबको बुरा लगेगा। तो कहा गया कि आप 8वीं अनुसूची के अनुसार अपनी भाषा चुन लो। अब क्योंकि हम उत्तर भारत के लोग हैं तो हम इसके लिए हिंदी चुनते हैं। हमारा पहला पेपर हिंदी का होगा और दूसरा पेपर सबके लिए अंग्रेजी का होगा, सबके लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूरे भारत में करना है तो आपको एक ऐसी भाषा आनी चाहिए जो पूरे भारत को कनेक्ट करती हो। और दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में, जो कि संस्कृत का देश है, जो हिंदी का देश है, जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम का देश है, जो बंगाली, गुजराती, असमिया का देश है, जो कश्मीरी का देश है, जो विविध भाषाओं का देश है, उस देश के लोग जब एक साथ बैठते हैं तो उनको कनेक्टिविटी के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। दुख है और ये रहेगा जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए, तो पहला पेपर आपका 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का होगा जो कि उत्तर भारतीयों के लिए हिंदी है, और दूसरा पेपर आपका होगा अंग्रेजी का। ये दोनों क्या होंगे? ये भी क्वालिफाइंग पेपर होंगे बेटा। हर पेपर 300 अंक का होगा और क्वालिफाई कितने प्रतिशत लाके करना है? 25% लाके क्वालिफाई करना है, जो कि 75 अंक होता है। 25 या 75 जोड़ ले भाई, अतना गणित तो हमहू का आवतिया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषा है पेपर 1 में वो हो जाएगी और दूसरे पेपर में अंग्रेजी हो जाएगी। ये क्वालिफाइंग है। जब इसको आप क्वालिफाई कर लोगे तब आगे के पेपर आपके चेक होंगे। जैसे प्रीलिम्स में हुआ, सीसैट के बाद पहला चेक हुआ, तो मान लो ये दोनों आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपका बेटा एक निबंध का पेपर होगा। पेपर 3 250 अंकों का। मैंने आपको 9 पेपर बताए ना, ये 9 पेपर में से तीसरा पेपर है जो आपका 250 अंकों का होगा। अब यहां से आपके कट ऑफ के लिए नंबर जुड़ने शुरू होंगे मेंस के लिए। प्रीलिम्स जो आपका था, प्रारंभिक परीक्षा थी, वो केवल पास करने के लिए थी कि आप मेंस के लिए अर्हक हो जाओ, मेंस के लिए आपकी योग्यता सिद्ध हो जाए। अब मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो कट ऑफ बनेगी उससे आपको मिलेगी नौकरी। और उसमें भी ये 2 क्वालिफाइंग पेपर जो होंगे, इनको पास करने के बाद आप बाकी के पेपर आपके चेक होंगे और बाकी के पेपरों का नंबर जोड़ा जाएगा। इनका नहीं जोड़ा जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग है और आपके भाषा विशेष और अंग्रेजी की योग्यता जांचने के लिए है, जिनमें 75 अंक लाना है। अब पेपर 3 जो आपका है बेटा 250 अंकों का निबंध हो गया। उसके बाद आपका चौथा पेपर होगा बेटा सामान्य अध्ययन का पहला पेपर। मैंने आपको बताया था सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, उसमें से यह पहला पेपर है। कौन कौन सा विषय आएगा इसमें? आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, अर्थात हमने समझा कि इसमें इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र 3 विषयों का अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। पेपर 5 फिर से 250 अंकों का, इसको सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली और उसके बाद सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थात हमने समझा कि पीएस एंड आईआर अर्थात राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, यह इसका मुख्य विषय होगा। उसके बाद जो आपका पेपर 6 है यह भी 250 अंकों का होगा, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा था आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्या प्रश्न है? तो बेटा जैसे आपका इसरो है जो विभिन्न प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपित करता है अंतरिक्ष में, या आपका डीआरडीओ जो मिसाइल बनाता है, जैसे आप देखते होंगे प्रक्षेपास्त्र हमारे पास क्या है, इसरो के पास MK करके हैं, और वो आपका जैसे आदित्य L1 उपग्रह आपका छोड़ा गया। तो इस प्रकार के जो आपके उपग्रह या उपग्रह को छोड़ने वाले प्रक्षेप हैं, या आपके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, या जैव विविधता के अंतर्गत जो नई स्पीसीज की खोज हुई है या जो स्पीसीज खत्म हो रही है, या फिर आपके पर्यावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग, COP24 COP21 की जो मीटिंग्स होती हैं, वो सुरक्षा था आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपके देश की सुरक्षा, आपके देश में आने वाले बाढ़, भूकंप या चक्रवात से परेशानियां और उनसे बचने के उपायों पर आपसे चर्चा की जाएगी। जो आपका बेटा 7वां पेपर होगा यह सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र होगा और इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के प्रश्न होंगे, अर्थात यह पूर्णतः दर्शन शास्त्र का विषय होगा। एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से किस प्रकार समाज में रहते हुए किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करता है, इससे संबंधित यह आपका चौथा पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जहां पर आपको कुछ कहानियां कही जाएंगी आपसे और उन कहानियों को पढ़कर आपको यह बताना होगा कि आपका डिसीजन इसमें क्या होगा। अब देखो बड़ा रुचिकर है, क्योंकि यदि 4 मनुष्यों को एक प्रकार की परेशानी दे दी जाए तो वो चारों 4 विभिन्न प्रकार की उसका सोल्यूशन खोज करके निकालेंगे और यही उनकी बौद्धिक क्षमता नाप ली जाएगी, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी अभिरुचि नाप ली जाएगी और मनुष्य मात्र के प्रति उनकी जो
नीति शास्त्र की समझ है उसका मापन हो जाएगा। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण पेपर हैं और ये सब लिखने वाले हैं बेटा। इनमें एक प्रश्न 200 शब्दों का या 150 शब्दों का लिखा जाता है, ध्यान रहे। उसके बाद आपका 2 पेपर और 8वां और 9वां ये वैकल्पिक विषय का होगा। आपको यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के अंतर्गत एक वैकल्पिक विषय, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। मान लो मैं अपनी समझ के अनुसार यदि मैं चुनूं तो मैं हिंदी साहित्य चुनूंगा और हिंदी साहित्य के आपके 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। अब यहां पर जो मुख्य बात आती है वो ये है कि ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट्स का चुनाव कैसे करो, क्योंकि आप जिन सब्जेक्ट्स को 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, यदि वही आपने वैकल्पिक विषय ले लिया तो आपके 200, 200, 500 अंकों में से यदि वह आपको 400 दिला देते हैं ना, तो आप कट ऑफ में टॉप पर पहुंच जाओगे। और टॉप पर पहुंचना यानी आपकी टॉप सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, आपकी रुचि की सेवाएं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि सेवाएं कट ऑफ के अनुसार निर्धारित हो रही हैं। तो यदि 150 सीटें हैं आईएएस की और आप 150 के कट ऑफ में नहीं आ पाए तो आप कैसे आईएएस बनोगे? तो कट ऑफ व्यवस्थित करने में वैकल्पिक विषय का बहुत बड़ा रोल है, गांठ बांध लो। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं निबंध से जोड़ना शुरू करूंगा, तो एक पेपर ये, 4 ये और 2 ये, इन सबको मिलाकर ये टोटल होता है 1750 अंक। अब इसमें भी एक कट ऑफ निकलेगा, वो क्वालिफाई करोगे तब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे और इंटरव्यू 275 अंकों का होगा। तो कट ऑफ तो इसमें भी निकलेगा, लेकिन जब अंत में आपकी मेरिट बनेगी आपके रिजल्ट के अनाउंसमेंट में, तो टोटल 2025 नंबर अर्थात मेंस और इंटरव्यू के दोनों नंबरों को जोड़ करके आपकी कट ऑफ बनेगी और आपका रिजल्ट आएगा और आपको आपके रुचि की सेवाएं निर्धारित की जाएंगी। अर्थात आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरएस, आईटीएस जो भी बनना है आप बनोगे, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इन विभिन्न विश्लेषणों में हमने समझा कि हमारे पास कुछ मुख्य विषयों की लिस्ट मिल गई हमको कि भैया हिंदी जरूरी है परीक्षा के लिए, अंग्रेजी जरूरी है, भूगोल जरूरी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सारे विषय बहुत जरूरी हैं। सामान्य विज्ञान तो आप जानते ही हो, सामान्य विज्ञान तो थोड़ा सा है, वो तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। ये विषय जरूरी हैं। तो अब आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान विषयों का चुनाव करते हुए बस इसी में से खेला कर दोगे, कोई 3 चुन लो, क्योंकि आपको पता है उत्तर भारतीय बीए प्रोग्राम में ग्रेजुएशन में या तो आप ऑनर्स करते हो या तो आपको 3 विषय चुनने होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि 3 चुनो। अब आप कहोगे कि ऋषि सर अगर आप होते तो कौन से 3 चुनते? तो आओ बता देता हूं, मैं चुनता हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान। अब ये क्यों मैं चुनता, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि यदि आपको भारत में रहना है तो आपको हिंदी बोलनी है, हिंदी में सबको एड्रेस करना है, आपको हिंदी में पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार प्रकाशित करवाने हैं, हिंदी में जनता से इंटरैक्ट करना है। लेकिन जब आप विश्व के पटल पे जाओगे तो क्योंकि जो वैश्विक भाषा है बेटा उसका स्थान अंग्रेजी को प्राप्त है, क्योंकि एक समय में ब्रिटेन का उपनिवेश पूरा विश्व था, लगभग कमोवेश मतलब पूरे यूरोप का उपनिवेश पूरा विश्व था, तो अंग्रेजी वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। तो अब विश्व पटल पे आपको अपने विचारों को अंग्रेजी में रखना है, तो इससे हिंदी तैयार हो गई, अंग्रेजी तैयार हो गई। अब कहोगे गुरुजी राजनीति विज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो क्योंकि बेटा जो हमारा विश्व है, ये जो ग्लोब है हमारा, ये राजनीतिक नीतियों से प्रभावित होता है, सरकारों के द्वारा बनाई गई नीतियों से प्रभावित होता है। सरकारें ही संबंध बनाती हैं और जनता उन संबंधों का दोहन करती है, उनका अभ्यास करती है। ऐसे में राजनीतिक विज्ञान आपको वैश्विक राजनीति की समझ देगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ देगा। अब जब आप राजनीति समझना चाहते हो और अंतरराष्ट्रीय संबंध समझना चाहते हो तो आपको भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र सबके समझ की आवश्यकता है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध ये सभी विषयों का एक समुच्चय है, एक सेट है। तो आप अगर ये 3 विषय चुनते हो तो आप प्रासंगिक हो इस युग के लिए, न केवल आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए, बल्कि सामान्य जीवन में भी आपका कोई जोड़ नहीं होगा। तो ये तो आपको पता चल गया। अब एक और भी जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे बेटा, स्टेट पीसीएस। तो अब पूरा आपको पता है 29 राज्य हैं, सभी को मिला करके जो आपके राज्य हैं उनकी बात अगर मैं करूं तो सब में राज्य के लिए लोक सेवाएं होंगी, सभी लोग राज्य की लोक सेवाएं आयोजित करवाएंगे, क्योंकि सबको अपने राज्य के लिए कार्य करने वाले लोग चाहिए, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बंगाल की, चाहे केरल की, चाहे तमिलनाडु की। लेकिन अगर उत्तर भारतीयों के में तैयारी करते हुए बच्चों को देखो, अपने सीनियर्स को देखो, तो आप पाओगे कि वे यूपीएससी के साथ साथ इन कुछ परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश की,
यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। क्योंकि इनका जो पैटर्न है बेटा वो कमोबेश एक जैसा है। जो मैंने आपको यहां पर विषय बताए वो विषय कमोबेश यहां वही पढ़ने हैं। अब आप कहोगे कि सर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम जो है जिनमें ऑप्शनल नहीं है, तो ऑप्शनल नहीं है तो बच गए ना ऑप्शनल तैयार करने से। बाकी तो इसी विषयों से इसी विषय से सारे प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूं, तो यहां भी वही चरण है जो मैंने आपको यूपीएससी के लिए बताए, ठीक है। प्रीलिम्स की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, दूसरा सीसैट का। सीसैट फिर से क्वालिफाइंग है जिसे हिंदी में अर्हत कहते हैं, और उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे हिंदी कहा जाता है। राज्यों को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश की हिंदी है। तो आपका सामान्य हिंदी का 150 अंकों का पेपर होगा, निबंध का 150 अंकों का होगा, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होंगे। वो सामान्य अध्ययन के विषय वही रहेंगे जो यूपीएससी में है। उसके बाद जो वैकल्पिक विषय था उसे हटा दिया गया। वैकल्पिक विषय की जगह अब आपके क्या होंगे, यूपी के 2 स्पेशल पेपर होंगे। यूपी के 2 स्पेशल पेपर, एक में यूपी के इतिहास पर बात होगी और दूसरे में यूपी के आर्थिक भूगोल की बात होगी कि यूपी में व्यापार कैसा, पर्यटन कैसा, कृषि कैसी, इन सब पर चर्चाएं होंगी और ये सारे लिखित प्रश्न पत्र होंगे। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा 100 अंकों का और आप परीक्षा में सफल होकर के नौकरी पा जाओगे, लोक सेवक बन जाओगे। मैं बार बार कहता हूं देश में नौकरियां बहुत सी हैं, लेकिन जब एक ऐसी नौकरी की बात आए जहां प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो और एक अधिकार हो जो देश सेवा में, देश को बदलने में, नीति नियमन में अपनी पूरी भूमिका निभा सकता है, तो क्या मैं आपसे पूछूं कि आप आईएएस नहीं बनना चाहोगे, आप पीसीएस नहीं बनना चाहोगे? आपका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोग क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या आपको एक ऐसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है जो केवल आपके भरण पोषण के साथ साथ देश के बारे में भी सोच रही हो, देश के प्रतिनिधित्व के बारे में भी सोच रही हो, देश की जनता के अपलिफ्टमेंट, उनके जीवन को बेटर बनाने, व्यवस्थित बनाने के लिए सोच रही हो, ठीक है। तो ये परीक्षाएं आपको ये मौका देती हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर मैं आज ही से इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूं, क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना है। यदि आप ये जानते हो कि रास्ता कौन सा है, किधर जाना है, तो आप चाहे धीरे चलो चाहे दौड़ो, एक दिन पहुंच जाओगे, निश्चित रूप से एक दिन पहुंच जाओगे। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, गांठ बांध के सुन लो कि सबसे पहले अगर आपको कोई तैयारी करनी है तो उस तैयारी करने की तैयारी करनी पड़ती है। जो व्यक्ति तैयारी करने की तैयारी नहीं करता है वो तैयारी शुरू करते ही बिखर जाता है। तो ये बात गांठ बांध लो कि तुम्हें अपनी तैयारी शुरू करने से पहले उस तैयारी की भी तैयारी करनी है कि कैसे तुम उस तैयारी को क्रियान्वित करोगे और अपने जीवन में लागू करोगे। ये मूल मंत्र है कि बिना तैयारी की तैयारी किए तैयारियां सफल नहीं होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा? तो पहला बिंदु जो है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी है, भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ो, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालो, हिंदी का, और अगर उपलब्धता हो बेटा तो अंग्रेजी का भी पढ़ो। क्योंकि देखो एक बात तो है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, हिंदी हमारी मां है, लेकिन हमें अपने आप को अभिव्यक्त भी तो करना है। तो हम अगर वैश्विक पटल पर खड़े हैं तो हम यह दबाव नहीं बनाएंगे कि तुम हिंदी में सुनो, हम केवल यह दबाव बनाएंगे कि तुम सुनो, जिस भी भाषा में सुन सकते हो सुनो। तो वैश्विक भाषा अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। ऐसे बच्चों के समूह में रहें जो भविष्य में सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। अगर नहीं भी हैं ऐसे बच्चे तो ऐसे बच्चों के समूह में रहें जो बहुत ऊर्जावान हैं। विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है बेटा कि ऊर्जा ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होती है। तो आप सोच करके देखो, यदि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ हो जो आपसे बहुत अधिक ऊर्जावान हैं, जो अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ओर ट्रांसफर होकर आपको भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएगी। और यदि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपसे भी गए गुजरे हैं, तो वो आपकी ऊर्जा छीन लेंगे और आपको भी अपने जैसा बना लेंगे। तो ध्यान रहे, हमेशा
ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ रहना है जो अपने विजन को लेकर क्लियर हो, जो अपने कार्य को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगला बिंदु क्या है बेटा? अपने बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त करो, बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग नहीं कि जिनसे कहो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं तो कह रहे तुमसे नहीं हो पाएगा, दौड़ा लो उनको तुरंत लठवट लेके। उनसे पूछो जो बता सकें। जो तुम कहो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, वो कहें अरे वाह आओ बताते हैं कि यूपीएससी क्या है। अब यहां पर एक बहुत आवश्यक बात और समझनी है कि तुम लोग पढ़ते तो हो, तुम लोग क्लासरूम में बैठते तो हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में आते तो हो, लेकिन प्रश्न पूछना नहीं जानते। प्रश्न पूछने की कला विकसित कर लोगे तो जीवन में कोई भी एग्जाम तुमसे छूटेगा नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन की, अपने मस्तिष्क की जिज्ञासाओं का समाधान कर लिया, उस दिन तुम राजा बन जाओगे। जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम्हारे जीवन में सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, उस दिन तुम वास्तविक जीवन जीने में प्रवेश कर पाओगे। और यह कैसे होगा? प्रश्न पूछकर, अपने हर शिक्षक से, अपने हर बड़े से, अपने हर जिम्मेदार से, अपने हर उस व्यक्ति से जो ये कहता है कि तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, उससे प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछने की कला विकसित करो। वही तो आनंद है, वही तो मजे की बात है, और फिर तुम्हें सब कुछ स्वतः ही पता चलता चला जाएगा। तो ये तो आज ही से तैयारी करने के लिए क्या करें। लेकिन कोई कहे कि नहीं गुरुजी, आज ही से तैयारी करने के लिए इसको भी बनाने में 4-5 दिन लगेगा, अभी क्या करूं? तो अभी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालो। कहां मिलेगी गुरुजी? मैं तो गांव में रहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं खाना खा के नहीं आया हूं, मेरी साइकिल टूट गई है, मेरा कपड़ा फटा हुआ है। ऐसी बात करने वालों को बहुत मारूंगा मैं। तुम्हारे पास एक फोन है और उसमें जाओ और डाउनलोड करो ई पाठशाला ऐप। ये एनसीईआरटी का बेटा ऑफिशियल ऐप है। किसका? एनसीईआरटी का ऑफिशियल ऐप है। फ्री में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, फ्री में प्ले स्टोर पर है। गरीब हो तो मारे जाओगे, अगर तुम्हें जीवन जीना है तो राजा बनना पड़ेगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखते हुए उसमें मत्स्य प्रशासन का जिक्र किया कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। इस दुनिया का नियम है, शोषण उसका होता है जो कमजोर है। अगर तुम कमजोर बने रहना चाहते हो तो तैयार रहो कि तुम्हारा शोषण होगा। फिर तुम महिला हो, तुम स्त्री हो, तुम कोई अपने आप को कह लो कि मैं गरीब हूं या कुछ भी हो, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारा शोषण होगा। तो ताकतवर बनने के लिए सारे संसाधन फ्री में उपलब्ध हैं। ये ऐप आपको फ्री में पूरी एनसीईआरटी पढ़ा देगा और आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। आप लोक सेवक बनने के पहले चरण को क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने हेतु पथ प्रदर्शक के रूप में मैं उपस्थित हूं। कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हर कमेंट का उत्तर दूंगा जो कि इस परीक्षा से संबंधित होगा। फालतू बातों का उत्तर मैं नहीं देता। कोई भी परेशानी आपके पास हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उत्तर दूंगा। आपकी तैयारी तक ही नहीं, आपको रैंक दिलाने तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग जुड़े रहें और इस क्लास को हर बच्चे तक शेयर करें। अब गरीबी आपके राजा बनने में बाधक नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है, और आप मेरा साथ आपके साथ हमेशा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।